अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। बासिफ मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जी। आप लोग जहाँ कहीं होंगे खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। और आज हम कुछ ना मोबाइल फ़ोन के हवाले से सुबह सवेरे बात कर लेते हैं, क्योंकि सुबह सुबह जब उठते हैं ना तो सबसे पहले जिस चीज़ को हम देखना पसंद करते हैं, जिस चीज़ से इंटरेक्ट करना हम पसंद करते हैं, वो हमारा मोबाइल फ़ोन ही है। वो चाहे छोटा बच्चा हो, बड़ा हो, बुज़ुर्ग हो, आजकल यही होता जा रहा है। वैसे देखा जाए ना तो मोबाइल फ़ोन एक सहूलत तो है ही, लेकिन इसके हमारे मुआशरे के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर मनफी असरात भी बढ़ते जा रहे हैं। अब ये एक आम मुशाहिदे की बात है कि हम छोटे बच्चों को, जिनकी उम्र 6 माह से 2 साल तक होती है, हम उन्हें सिर्फ चुप करवाने के लिए ना उनको मोबाइल पर मुख्तलिफ़ कार्टून्स या फिर पोइम्स लगा देते हैं, राइम्स लगा देते हैं। उनमें से कोकोमेलन तो सबसे ज़्यादा देखा या सुने जाने वाला यूट्यूब चैनल है। आप लोगों को भी पता होगा, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो वो कितना इंजॉय करते हैं कोकोमेलन को देखते हुए, तो आपको इसका बाखूबी इल्म भी होगा। हम रोते बच्चे के साथ हाथ में मोबाइल फ़ोन देकर उसे फ़ौरी चुप तो करवा लेते हैं, लेकिन दरअसल हम उन्हें छोटी सी उम्र में ही मोबाइल की लत डाल रहे होते हैं। और फिर होता यह है कि बच्चा पहले से ज़्यादा शिद्दत से रोकर आपको मजबूर कर देता है कि मुझे वही सुनाया जाए और मज़ीद सुनाया जाए। और हम बच्चे की जो मासूमियत है ना, वो छीनने की ये पहली बुनियाद रख रहे होते हैं। अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको हर जगह मोबाइल का इस्तेमाल करते हुए कम उम्र बच्चे बआसानी नज़र आ जाएंगे, जिनके हाथ में फ़ुटबॉल या क्रिकेट का बॉल या बैट नहीं होगा, बल्कि मोबाइल फ़ोन होगा। और वो गेम्स का जो डेली चैलेंज या टास्क होता है ना, वो उसको पूरा कर रहे होंगे। तो मसला सिर्फ गेम्स की बात की हद तक नहीं रहा है, क्योंकि गेम्स के साथ साथ बच्चे मुख्तलिफ़ इश्तिहारों को भी देख रहे होते हैं। वो इश्तिहार क्या हैं, वो एडवर्टीज़मेंट क्या आती है, वो कमर्शियल्स क्या आते हैं, कैसे हैं, हमें कतई तौर पर इल्म नहीं होता उसका, क्योंकि हम उनके पास नहीं बैठे हुए होते। हम बच्चों से फासले पर अपने काम में मगन होते हैं, मसरूफ़ होते हैं। तो इसका साइड इफ़ेक्ट हमारी माशरती ज़िंदगियों पर कैसे हो रहा है और मोबाइल फ़ोन्स बच्चों की मासूमियत को कैसे छीन ले हैं, ये हम सबको सोचना होगा। और अंदाज़ा तो मेरे ख्याल से आप लोगों को हो ही चुका होगा कि ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे एडवर्टीज़मेंट है, ऐसे इश्तिहार हैं जो यूट्यूब पे चल जाते हैं, जो आप वीडियोस देख रहे होते हैं तो उसके आगे आ जाते हैं, और बच्चे को नहीं पता कि उसको स्किप कैसे करना है, उसको बंद कैसे करना है। ये कोई बड़ा बैठा होगा उसके पास तो उसको बताएगा ना कि और फौरी तौर पर उसको स्किप करेगा। तो ये चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। बच्चा, छोटा बच्चा, 6 माह का बच्चा है, और इवन दो कि 2-2, 3-3 माह के बच्चे जो है ना, उनके आगे फ़ोन या टैबलेट रख कर उनको जो है ना वो कार्टून्स दिखाए जा रहे होते हैं। इस तरह की सोशल मीडिया पर वीडियोस भी हमारे सामने आती है। इवन दो कि आप अपनी सराउंडिंग्स में देखते हैं, फैमिली फंक्शंस में आप जाते हैं, फैमिली गेट टुगेदर्स में जाते हैं, आपको वहाँ पर बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स मिलती होंगी कि बच्चों को आराम से जी एक जगह पे बिठा दें, बच्चे शरारत नहीं करेंगे, बच्चे जो है ना मोबाइल फ़ोन में लगे रहेंगे, लेकिन पता नहीं मोबाइल फ़ोन में किस तरह का मवाद देख रहे हैं, किस तरह का वो कंटेंट देख रहे हैं जो उनके दिमाग में नक्श हो रहा है। कभी ये सोचा है आप लोगों ने कि आप अपनी मसरूफ़ियत की वजह से बच्चों को तो टाइम दे देते हैं, लेकिन उनका मोबाइल फ़ोन उनके साथ होता है। तो ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन बनती जा रही है, उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी, इवन दो कि इमोशनल हेल्थ भी उनकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है। तो इसके ऊपर वक्तन फ़वक्तन हम डॉक्टर्स को भी बुलाते रहते हैं और आपको भी आगाह करते रहते हैं, ताकि इस चीज़ को ओवरकम किया जा सके। अलबत्ता अंदाज़ा तो यही है कि हो नहीं सकता है, बट कोशिश हमारी जारी रहेगी। आगे बढ़ते हैं हम प्रोग्राम में, कुछ फ़िटनेस के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारी और आपकी जनाब ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ होती है, बिज़ी होती है, और उसमें अपने लिए वक्त निकालना थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है हमारे लिए, जिसमें जी बैलेंस डाइट लेना होता है, जी अच्छे अच्छे खाने बनाएं, हेल्दी खाने बनाएं घर में। फिर उसके बाद अगर आपने वॉक करनी है या आपने जिम जाना है तो उसके लिए भी आपको टाइम निकालना पड़ता है। तो जो लोग बहुत ही मसरूफ़ होते हैं वो कहते हैं जी हम बाहर जिम नहीं जा
सकते हैं बिकॉज़ हमारे पास टाइम नहीं होता है। तो उनके लिए हम ये सेगमेंट लेकर आते हैं कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और आपको इस तरह की कोई रीज़निंग देने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप घर पर रहकर भी अपनी लाइफ़स्टाइल का ख़्याल रख सकते हैं, अपनी सेहत का ख़्याल रख सकते हैं। तो आज मसरूफ़ियत भरी ज़िंदगी में आपने अपने आप को एक्टिव किस तरह रखना है, आप घर में किस तरह की एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे आप एक्टिव फील करें, आपको ज़्यादा बर्डन ना लगे, इस पर बात करनी है हमने। और आपको एक्सरसाइज भी सिखानी है, तो इस पर बात करने के लिए ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। फिटनेस एक्सपर्ट हैं, ट्रेनर हैं, कोच हैं, तो उनसे बात करते हैं। ज़ुहैब, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? सो मच, बहुत शुक्रिया, आपने लोगों ने इनवाइट किया। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाइए कैसे? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। ज़ुहैब, इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी हो गई है, लोग कहते हैं जी हमारे पास टाइम नहीं है फिट रहने के हवाले से, कि जी हमारे पास टाइम नहीं है जिम जाने के लिए, हम कैसे जिम जाएं, हम कैसे एक्सरसाइज करें, बिकॉज हम बहुत बहुत बिजी होते हैं। तो ये तो सिर्फ मेरे ख्याल से रीज़न ही होता है, अगर आप करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल है। सबसे पहले तो मैं हमेशा इस बात को नेग्लेक्ट करता हूँ, क्या मसरूफ़ ज़िंदगी में आपने एक्सरसाइज डालनी है। एक्सरसाइज आपकी मसरूफ़ ज़िंदगी का हिस्सा होना चाहिए ऑलरेडी। अगर हमने अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी में एक्सरसाइज को डालना, इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। जो चीज़ हमारी प्रायोरिटी नहीं है हम उसको इसलिए करते भी नहीं है, इसलिए हमारी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है, बल्कि मसरूफ़ ज़िंदगी का भी हिस्सा नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह तब शुरू हो जाती है जब हम छोटे होते हैं। स्कूल में स्कूल गोइंग है, हम लेट गया बच्चा स्कूल, तो टीचर ने कहा यार 5 चक्कर ग्राउंड के लगाओ, जो कार्डियो था, लेकिन बता दिया कि भाई ये तो सज़ा है, ये तो सज़ा है। फिर कभी बच्चे ने काम नहीं कर सका, भाई उठक बैठक लगा दो 10, वो स्क्वाट्स थे। तो जब बचपन से ही ट्रेंड किया जाएगा स्कूल लेवल कॉलेज लेवल पे कि यार एक्सरसाइज एक सज़ा है, तो आप नॉर्मल ज़िंदगी का मसरूफ़ ज़िंदगी का भी हिस्सा नहीं बनाएंगे उसको। और फिर हम तब एक्सरसाइज करते हैं जब डॉक्टर कहता है अब नहीं बचना। तो डर के ही हम एक्सरसाइज कर रहे हैं शुरू से लेकर अब तक, और तब तक हम खुश होकर एक्सरसाइज नहीं करेंगे जब तक हमारी ब्रेन वॉशिंग जो है रुक नहीं जाती। और एक्सरसाइज हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है, इतना रोटी खाना, सांस लेना, लेकिन हम लोग समझते नहीं है। हर बंदे के पास 2 ऑप्शन है, या तो डॉक्टर के पास जाए या ट्रेनर के पास जाए, लेकिन हम डॉक्टर के पास जाना प्रेफर करते हैं। और डॉक्टर भी जब कहते हैं ना कि एक्सरसाइज कर लो, तभी से कहते हैं डॉक्टर साहब 2 गोलियां एक्स्ट्रा डाल दो, एक्सरसाइज ना करनी पड़े। तो हमें इसको पहले अपने दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा एक्सरसाइज को, उसके बाद ही कोई फ़ायदा देगा। अदरवाइज बहुत से लोगों को मैं देखा जो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उनको फ़ायदा नहीं हो रहा, बिकॉज वो उसको 100% उस तरह कर ही नहीं रहे, अपनी एफर्ट ही नहीं डाल रहे। अच्छा, ये सिर्फ एफर्ट के ऊपर डिपेंड करता है या और भी कॉजेज़ या और भी रीजंस हो सकते हैं कि वो इतनी एक्सरसाइज भी कर रहे होते हैं, अपना टाइम भी निकाल रहे होते हैं एक्सरसाइज के लिए, लेकिन फिर भी उनको वो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते हैं जो वो चाहते हैं? बिल्कुल, ऑब्वियसली 70% डाइट है। आप एफर्ट कर रहे हो 100, मैं जैसे मैंने बोला एफर्ट करें लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे, 100% एफर्ट किया कि एक्सरसाइज करो, साथ डाइट भी कंट्रोल करनी है। अब कोई शुगर का पेशेंट है, उसको डॉक्टर ने कहा भैया आपने वॉक करनी है, लेकिन वो वॉक करने के बाद 2 रोटियां खा रहा है या मीठा खा रहा है, तो वो तो ज़ीरो है। तो पूरे इट्स अ लाइफ स्टाइल, आपको पूरा दिन देखना पड़ेगा, मेरा टारगेट क्या, मेरे गोल्स क्या, मुझे क्या किस रूटीन पे चलना है। तो खाली खाना पूरी करने से, वॉक कर ली, एक्सरसाइज करने से कुछ नहीं होगा, आपको पूरा इसका एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब अगर एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं लेकिन उसके साथ साथ अपना पोर्शन डाइट भी वो भी आपने कंट्रोल करना है कि जहाँ पर आप 2 रोटियां खा रहे हैं तो अब एक रोटी पे आ गए। ज़ुबैर सल्लम की हदीस है कि 2 बंदों का खाना एक बंदे के लिए काफ़ी है। इसका मतलब जितना हम खा रहे हैं, अगर आप देखें नॉर्मली जैसे बफे सिस्टम चल रहा है, जितना भी चल रहा है, लोग अन्नेवाह खा रहे हैं, इतने हमारे पेट में गुंजाइश नहीं है जितना हम खा रहे हैं। तो वो एक्चुअली यही हो रहा है कि हम 2 बंदों का खा रहे हैं, 3 बंदों का खा रहे हैं, और जब वेट पुट ऑन हो रहा है इसका मकसद ये है जो अपने BMI को क्रॉस कर लेते हैं, ओबिसिटी में चले जाते हैं, जो 50 किलो के लिए या 55 किलो की लड़की होनी चाहिए, वो आज के दौर में 95 किलो की है। वो क्यों है कि ओवर ईटिंग, एक बंदे का खाना 2 बंदों का खाना एक बंदी खा रही है, तो फिर बीमारियां तो आनी है। तो फिर बीमारियां आनी है, एग्जैक्टली, और फिर आपका लाइफस्टाइल भी वैसा ही होगा और बीमारियां भी वैसे ही आएंगी आपको। तो आइए साथ साथ फिर हम एक्सरसाइज भी सिखा देते हैं अपने देखने वालों को कि वो घर में इजीली ऐसी कौन सी एक्सरसाइज हैं जो वो कर सकते हैं। बिल्कुल, अब 3 एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताऊंगा, बिकॉज एक्सरसाइज को हमने बिल्कुल एंड पे डाल दिया कि भाई बहुत मसरूफ़ ज़िंदगी है। तो 3 एक्सरसाइज ऐसी होंगी जिसके अंदर पूरी बॉडी कवर भी हो जाएगी और आपके टारगेट जो होंगे वो भी अचीव हो जाएंगे। सबसे पहले कोई भी एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले तो आपने वार्म अप स्टार्ट करना है, चाहे आप गर्मी है या सर्दियाँ। अगर गर्मी है तो 5 मिनट का वार्म अप कर लें, अगर सर्दियाँ हैं तो एटलीस्ट 10 मिनट्स वार्म अप करें, मार्च से वार्म अप करें हल्का फुल्का सा। वार्म अप का मकसद बेसिक है बॉडी को प्रिपेयर करना आने वाली एक्सरसाइजेज के लिए। अगर आप डायरेक्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कर लोगे तो उससे आपके क्रैम्प्स वगैरह होते हैं, क्रैम्प्स तो पड़ ही जाते हैं बॉडी में, लेकिन ये है कि इंजरी के चांस पड़ जाते हैं। ओके, 3 एक्सरसाइज करेंगे जिसमें पूरी बॉडी अभी कवर हो जाएगी।
कोशिश करें वॉक को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाएं, एटलीस्ट 20 मिनट्स वॉक। कोई भी एक्सरसाइज है, आपके कोई भी टारगेट है फिटनेस का, आपने 20 मिनट्स वॉक करनी है, वो लाजमी। ओके, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एक्सरसाइज है जो हमारी अपर बॉडी को कवर करेगी वो है पुशअप्स। बेसिक एक्सरसाइज होंगी तीनों जो आप लोग करते आ रहे हैं, लेकिन उसको अब कैसे करना है, रूटीन का कैसे हिस्सा बनाना, आपको बताऊँ। 10 पुशअप्स करेंगे, 4 नीचे जाकर थोड़ा सा होल्ड करेंगे, 5 6 7 8 9 एंड 10। ओके 10 पुशअप्स किए, इसके साथ आप वॉक ऐड कर लोगे दोबारा से, या फिर जंपिंग जैक्स ऐड कर लोगे। अगर आपकी नीज की प्रॉब्लम नहीं है तो आप जंपिंग जैक्स ऐड कर सकते हो। और अगर आपको नीज का प्रॉब्लम है, बिकॉज ओवरवेट की वजह से सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है आपका नीज, बैक, आपके इंजर्ड हो जाता है। थोड़ा सा मार्च दोबारा ऐड करेंगे इंटेंसिटी को हाई करने के लिए, ताकि फैट बर्निंग जोन में हम। ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम जाएंगे लोअर बैक के एब्डोमिनल के लिए। ये भी बड़ा कॉमन है, लोगों को लोअर बैक की पेन रहती है, तो उसको कैसे कम किया जाए और एट द सेम टाइम आपके एब्डोमिनल कैसे कम किया जाए। प्लैंक करेंगे सिंपल। ओके, सिर्फ ये इस तरह होल्ड करना है इस पोजीशन में आपने। ओके, ये बिल्कुल बेसिक एक्सरसाइज है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर रहा हूँ कि ये पूरी बॉडी को आपको लेके चलेगी। अच्छा, और इसके ज्यादातर टारगेट किस चीज पे होता है? आपका लोअर एब्डोमिनल, लोअर बैक। ओके, लोअर बैक और लोअर एब्डोमिनल पे आपका जो टारगेट है, आपकी बॉडी को लाइट कर देगी। आप जितनी कोर ट्रेनिंग ज्यादा करेंगे आप हल्का फील करोगे। ओके, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 2 and 1। अच्छा, देखने में तो ये बड़ी इजी लग रही होगी लोगों को कि ये सिर्फ ऐसे हमने होल्ड ही करना है, लेकिन जो कर रहा है ना उसको पता चलता है कि इसमें कितनी स्ट्रेंथ चाहिए आपको। अब इसके अंदर आप क्या करोगे, कॉम्बिनेशन बनाओगे। जैसे पहले मैंने मार्च किया, दोबारा मार्च करोगे। ठीक है। इसके साथ जंपिंग जैक्स ऐड कर, तो मैं मार्च पे ही इस्तेफादा हासिल करूंगा। ठीक है। ओके, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 and 1। ओके, पहले जब हमने एक्सरसाइज की थी पुशअप्स, इसके अंदर आपकी अपर बॉडी यूज हुई थी, फिर हमने किया प्लैंक, इसके अंदर हमारी मिडिल बॉडी यूज हुई। अब थर्ड वन कर रहे हैं स्क्वाट्स, जिसके अंदर आपके ग्लूट्स, क्वाड्स और आपके काव्स ऐड हो जाएंगे। चले, वो एक्सरसाइज करने से पहले हमारे साथ एक कॉलर है जुहेब, उनसे कॉल बात कर लेते हैं। मदीहा है, उन्होंने लाहौर से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। क्या पूछना चाहेंगी? जी, मेरी एज 41 ईयर है और मेरा सेरोनेगेटिव आर्थराइटिस है। और पिछले 2 से 3 महीनों से मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मेरा वेट जो है ज़्यादा हो रहा है। ओके, वेट ज़्यादा हो रहा है और दूसरे नंबर पे मेरा एनर्जी लेवल एकदम इस कदर लो हो जाता है कि मुझे लगता है कि मैं फेंट हो जाऊँ। तो बार बार जा रहा है, 2-3 घंटों के बाद मुझे खाना पड़ता है, जिसकी वजह से ना मेरा वेट ज़्यादा हो रहा है। 41 ईयर मतलब है एज, और मेरा वेट इस टाइम तकरीबन 69 है। 5'2" मेरी हाइट है। ठीक है। तो उस वजह से मतलब सेरोनेगेटिव भी मतलब है, मुझे आर फैक्टर नहीं है, लेकिन मेरे जॉइंट्स वो ऑफ एंड ऑन प्रॉब्लम में रहते हैं, हील्स मेरी प्रॉब्लम में रहती हैं। इसकी वजह से अब मेरा वेट इतना मतलब ज़्यादा होने की जा रहा है कि मैं इसके बारे में थोड़ी सी कंसर्न हूँ कि मैं क्या एक्सरसाइज करूँ जिससे मेरा वेट जो है वो कंट्रोल में रहे। चलें, थैंक यू सो मच मदीहा कि आपने कॉल की है। जुहेब से जान लेते हैं। 5'2" उनकी हाइट है, 69 उनका वेट है, 41 इयर्स की वो हैं और उनको प्रॉब्लम भी है। देन उनका वेट गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए देन जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम है उनको, तो उसके लिए क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? 5'2" हाइट पे उनका वेट अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, मैक्सिमम भी अराउंड अबाउट 48 to 51 52। अभी वो आप बता रहे हो कि हैं 69 पे, जो कि अपने वेट से एटलीस्ट तकरीबन 30% ज़्यादा है। ओके, तो जब आप 30% वेट उठा के हर वक्त फिरते रहोगे, और तो उससे क्या अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स जाएंगे। तो उसके लिए क्या आपने क्या करना, वेट कम करने के सबसे पहले तो आपने, अगर उनको ऑलरेडी पेन है तो आपने इससे ख्याल रखना कि जब भी वॉक वगैरह करनी, इवन घर के भी काम करना है, तो आपने सैंडल्स नहीं पहनने, चप्पल नहीं पहननी, आपने जॉगर्स भी पहने, कुछ के घर में भी जॉगर्स पहने, इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरा, भाग दौड़ना करें, भाग दौड़ वाली ब्रिस्क वॉक करें, स्लो स्लो चलें, झुक के कोई चीज़ ना उठाएं, कार्बोहाइड्रेट्स उतने लें जितनी बॉडी को ज़रूरत है, प्रोटीन इंटेक अच्छा रखें, फैट नॉमिनल रखें, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें। लेकिन ऑलिव ऑयल में भी अल्टीमेटली जब हम बात करते हैं ना कि फैट में नो कैलोरीज हैं, कोई सा भी दुनिया में फैट उसमें नो कैलोरीज है, ऑलिव ऑयल में भी नो ही कैलोरीज हैं। ओके, ऑलिव ऑयल को हम अच्छा क्यों कहते हैं, क्योंकि वो दिल के लिए अच्छा है। सही है। तो इसका मतलब नहीं है कि ऑलिव ऑयल में फैट नहीं है,
तो लोग क्या कर रहे हैं कि ऑलिव ऑयल के भी नाम पे भी चम्मच डाल रहे हैं, तो ऑलिव ऑयल डाल लें अपने खाने में, लेकिन क्वांटिटी कम रखें। एक्सरसाइज एटलीस्ट 2 दफ़ा नहीं तो हफ्ते में, दिन में कम से कम 1 दफ़ा और हफ्ते में 3 दफ़ा एटलीस्ट करें, क्योंकि अगर हमारा टॉपिक है मसरूफ़ ज़िंदगी, लेकिन जान से ज़्यादा कुछ नहीं है, जान अब जहान है। तो जिनकी सिचुएशन है ये डू एंड डाई सिचुएशन होती है, बिकॉज एज 41, मेटाबॉलिज्म स्लो है इनका, मेटाबॉलिज्म स्लो है, मेटाबॉलिज्म को फास्ट करना एटलीस्ट 5 डेज अ वीक तो लाजमी करें। अच्छा, एक्सरसाइज करें तो वो क्या खाली वॉक भी अगर करें, ब्रिस्क वॉक भी करें तो उनके लिए चलेगा, या उनको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी? उनको अगर जॉइंट्स पेन है इनको प्रॉपर्ली जिम जाना चाहिए। ठीक है। अगर नी पेन है तो नी एक्सटेंशन की एक्सरसाइज होती है, मशीन पे बैठ के लेग एक्सटेंड करें। अगर जिम भी नहीं जा सकते तो एक और काम करें, घर में ही सोफे वगैरह पे चेयर पे बैठ के बस एक्सटेंशन करेंगे अपनी नी को, उससे भी इनकी नी बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगेन वेट कम होगा तो फिर जितने मर्जी वो एक्सरसाइज करते रहेंगे, लेकिन वेट अल्टीमेटली पड़ा हुआ लेग्स पे, नी के ऊपर तो आएगा। अगर वो वेट कम नहीं होगा तो वो कोई फायदा नहीं है, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर ले, वेट कम करना पड़ेगा, मुंह पे ताला लगाना पड़ेगा। कि आप अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, डाइटरी हैबिट्स को चेंज करें और साथ ही साथ एक्सरसाइज करेंगी तो इंशाल्लाह आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। मोहम्मद खान आफरीदी हैं नौशहरा से, उन्होंने कॉल किया हमें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपकी तबीयत ठीक है इंशाल्लाह? जी शुक्र अल्लाह का, आप सुनाएं कैसे हैं? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाहता था कि ये जो एक्सरसाइज बता रहे हैं ये तो बिलो 40 के लिए सही है, अबव 40 के लिए क्या होना चाहिए? किसके लिए? 40 अबव के लिए पूछ रहे हैं आप? हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं जी ये एक्सरसाइज बिलो 40 के लिए है, अबव 40 के लिए भी हमें एक्सरसाइज बता दें ताकि वो भी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है मोहम्मद खान आफरीदी साहब, बहुत शुक्रिया आपने जो एक्सरसाइज बताई है। चले यंग जनरेशन के लिए, यंगस्टर्स के लिए है, अबव 40 जो लोग हैं उनके लिए भी बता दें, अबव 50 जो लोग हैं उनके लिए भी बता दें वो किस तरह ईजिली परफॉर्म कर सकते हैं घर पे। अच्छा, अबव 40, अबव 20, अबव 30 नाम इस तरह की कोई एक्सरसाइज नहीं होती। हाँ, 2 तरह की एक्सरसाइज होती है, एक बिगनर और एक प्रो एक्सरसाइज। बिगनर वो है जो पहले कभी नहीं एक्सरसाइज की, इवन जो 18 साल का भी लड़का है जिसने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, तो उसके लिए स्टार्टिंग बेसिक एक्सरसाइज से होगा। जो 40 है, ये जो 50 है वो भी बिगनर हो सकता है, जैसे उन्होंने कॉलर ने बात की कि 40 इयर्स के लिए कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि बहुत से 40 इयर्स के लोग जो काफी अच्छे से एक्सरसाइज कर रहे हैं, 18, 19, 20 साल के लड़कों से बेहतर एक्सरसाइज कर रहे हैं और ज्यादा टफ एक्सरसाइज कर रहे हैं। वो क्यों? बिकॉज वो रेगुलर कर रहे हैं। बस प्रो में और बिगनर में फर्क है। जैसे मैंने अब आपको बताता हूँ उसमें क्या चेंज आपने करना है। जैसे पुशअप्स किया था, फुल पुशअप मैंने किया था, ये मैंने पहले करके दिखाया, लेकिन अगर आप स्टार्ट कर रहे हो यू कैन डू इट ऑन योर नीज लगा लेंगे नीचे, सपोर्ट के साथ कर लेंगे। ओके, तो ये आपके लिए 40 प्लस वालों के लिए हो गई, या उन लोगों के लिए जो उन्होंने पहले कभी एक्सरसाइज नहीं की, या प्लैंक हमने किया था फिर ये पोजीशन में, तो आप इसको इजी करने के लिए नीज लगा के कर लोगे। अच्छा, तो थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन है, और बस आपने स्टार्ट जिस दिन किया उसके बाद से आपके लिए एक्सरसाइज इजी होना शुरू हो जाएगी। स्टार्ट सब फर्स्ट स्टेप जो है सबसे ज़्यादा टफ है। स्क्वाट्स जो मैं हमेशा कहता हूँ कि लोगों को कि यार अभी जब मैंने एक्सरसाइज करनी स्क्वाट्स करनी थी, तो स्क्वाट्स में बेसिक है कि आप चाहे बिगिनर हैं या प्रो हैं, फॉर्म का खास ख्याल रखना है, बिकॉज जब आप नीचे जाते हो आपकी नीज पैर से क्रॉस ना आ जाए। अगर ये आपकी क्रॉस करती हैं तो आपका सारा बॉडी का वेट आपकी अल्टीमेटली नीज पे आ जाएगा। तो वो लोग जो वेट कम करने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो बजाय इसके कि वो बजाय कि नी ठीक होगी और ख़राब हो जाएगी। तो फॉर्म का होना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार आप जिम जाओ, अगर जिम नहीं जा सकते ठीक है, फिर सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, बिकॉज डॉक्टर के पास जाना ज़्यादा बेहतर है ना कि घर पे बैठ के पैराडोल खाना। तो एक आपको सर्टिफाइड ट्रेनर जो वहाँ पे जिम में बताएगा वो आप घर पे खुद नहीं कर सकते। ये तो है वैसे, बिल्कुल। लेकिन हम लोग नहीं समझते, हम लोग कहते हैं यार वैसे कोई भी मसला होगा हम डॉक्टर पास जाएंगे, लेकिन जब अपनी हेल्थ का बात आएगी, फिटनेस की, हम कहेंगे हम खुद ही सब कुछ हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। अच्छा, अब जैसे आप स्क्वाट्स की बात कर रहे हैं तो इसका क्या पोस्चर क्या होना चाहिए? लोग जो करते हैं फिर उनको बैक का प्रॉब्लम भी होना शुरू हो जाता है जी, बैक पे पेन होना शुरू होगी और हमें पता नहीं है, हम तो एक्सरसाइज कर रहे हैं लेकिन उल्टा हमें पेन हो रही है। जैसे आपने कहा कि घुटनों में भी होना शुरू हो जाती है, तो क्या इसका सही पोस्चर क्या है? आपकी लेग्स आपके शोल्डर के इक्वल ओपन रहेंगे। अब ना ज्यादा ओपन करोगे ना ज्यादा क्लोज करोगे तब आपका बैलेंस ठीक नहीं होगा, ज्यादा ओपन होगे तब भी आपका बैलेंस ठीक नहीं है। शोल्डर के इक्वल आप ओपन करोगे, हिप बैकवर्ड करोगे, पूरी चेयर पोजीशन बनाओगे आप, यहाँ पे चेयर पोजीशन बनेगी और फिर आप ऊपर आओगे। एक चीज का और ख्याल रखेंगे, अगर आप आगे की तरफ बॉडी फॉल करेगी तो आपकी नीज आगे आ जाएंगी। जब नीज आगे जाएंगी तो आपके लोअर बैक पे वेट आएगा, प्लस आपकी नीज जो कि मुझे अभी से फील होना शुरू हो गया कि इधर जोर आ रहा है। अगर इसको थोड़ा पीछे करेंगे, नीचे जाएंगे,
ये राइट पोजीशन है, चेयर पोजीशन। ओके, अगर हम आगे जाएंगे तो नीज ठीक होनी चाहिए और बेड़ा गर्क हो जाएगा, भी आप उसका लोगों ने मकसद ख्याल ही फोत हो जाएगा। स्क्वाट करना अगर सही करे वो आपके अल्टीमेटली आपके जॉइंट्स को इंजर करना शुरू कर देगा। और खास तौर पे वो लोग जिनका ऑलरेडी वेट ज़्यादा है वो तो किलर एक्सरसाइज फॉर दोज। ठीक है। जो लोग साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जो लोग ट्रेडमिल कर रहे होते हैं, घरों में भी बहुत से लोगों ने ला के रखी हुई होती है ना ये मशीन्स कि चले हम घर पे भी कर लेते हैं, तो इसका भी फायदा है? बिल्कुल फ़ायदा है। मैं साइकिल से ज़्यादा ट्रेडमिल को रेट करता हूँ। उसकी वजह ये है कि साइकिल इंसान ने खुद चलानी है, चला चलाते थक के रुक जाता है कभी, लेकिन ट्रेडमिल वो ऐसा इक्विपमेंट है कि आपको चला के रखता है। आपका नहीं भी दिल करा तो आप वो चलती जा रही है जैसे मोटर ना। लेकिन अगेन कुछ लोग उसको क्या करते हैं, उसका अब्यूज़, उसका इस्तेमाल करते हैं, अब्यूसिव यूज़ है वो क्या कि उसको इंक्लाइन पे कर देंगे, फुल मरी के पहाड़ बना लेते हैं उसके और चलते रहते हैं। जब आप इतना इंक्लाइन कर लेते तो आपके अगेन आपके नीज और आपकी लोअर बैक इंजर होती है। ओके, तो ज़्यादा इंक्लाइन नहीं करना, खाली 3 2 या 5 तक आप इंक्लाइन रखें उसका। ज़्यादा इंक्लाइन करने से आप अगेन अपनी नी को या शिन को, इन चीज़ों को आप इंजर कर सकते हो। अच्छा, यूजुअली जो अदर कह लें कि फिटनेस ट्रेनर्स या फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो कहते हैं जी ट्रेडमिल पर दौड़ने से अच्छा है आप जाके ना ग्राउंड में दौड़ लें, आप वहाँ पर जो है वॉक कर लें या फिर आप साइकिलिंग कर लें, वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए, आपके नीज़ के लिए, कि आप उसके ऊपर दौड़ रहे हैं। नहीं, नीज़ के लिए तो उस सूरत में अच्छा अगर आप जिस पार्क में वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, जॉग कर रहे हो, कि क्या वहाँ पे मैटिंग है अच्छी, कि ये तो नहीं कि आप बजरी के ऊपर भाग रहे हो, ये तो नहीं कि हार्ड सरफेस है। अगर हार्ड सरफेस है तो उससे बेहतर ट्रेडमिल है, बिकॉज के अंदर शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं, वो बेहतर है। ठीक है। और सेकंड मैं हमेशा ये भी कहता हूँ कि यार आप ट्रेडमिल अगर अवेलेबल है ट्रेडमिल पे ही कर लो। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि बिकॉज पाकिस्तान में आधा साल जो है स्मॉग रहती है जी, फिर बाकी पोल्यूशन का जो भी सिचुएशन है, फिर बारिशें हैं, फिर एक्सट्रीम वेदर्स हैं यहाँ पे, गर्मियों में फुल गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी में एक्सट्रीम सर्दी। तो एक कमरे में रह के, एक कंट्रोल इन्वायरमेंट में रह के जो आप रिजल्ट ले सकते हो, मैं खासा बाहर नहीं ले सकते। वो ऑक्सीजन वाला भी कंसेप्ट खत्म हो गया बाहर, हमारा तो पोल्यूशन भी इतना ज़्यादा, ऑक्सीजन लेवल भी इतना अच्छा नहीं है, तो जो आप मेरे ख्याल से कमरे में ज़्यादा बेहतर मिल जाएगा आपको। तो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ यार ठीक है ट्रेडमिल अगर आपके पास है तो आप घर में रह कर लो। मतलब आप साइकिलिंग में और ट्रेडमिल में ट्रेडमिल को रेट कर रहे हैं करूंगा, लेकिन अगर आपके पास अच्छा एनवायरनमेंट है, बाहर पार्क अच्छे हैं, तो फिर आप जा सकते हो। नहीं तो घर में भी तो साइकिलिंग रखी हुई होती है ना, साइकिल रखी वो हुई तो होती आप है कर सकते हो, वो भी कर साइकिल वो तो सकते आप हैं। कर सकते हो। अच्छा, 40 अबव लोगों को करनी चाहिए साइकिलिंग, बिल्कुल जिनको करना थोड़ा सा जॉइंट्स का मसला होता है, उनके लिए अच्छी है हमारे साइकिलिंग। पास अक्सर लोग आगे कहते हैं कि यार मैं अब 30 इयर्स का हो गया, 40 इयर्स का हो गया, अब तो मेरे लिए एक्सरसाइज नहीं है। भाई अभी तो एक्सरसाइज है। जब गाड़ी नहीं होती है तो उसको तो वी एंड टेयर है ही नहीं। जब गाड़ी पुरानी होती है तब भी उसके मैकेनिकल प्रॉब्लम निकलना शुरू होते हैं, तो आफ्टर 30 आफ्टर 40 सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें। ठीक है। लेकिन हमें ज़रूरत शायद ना पड़े तब भी, अगर हम अपनी यंग एज में ही एक्सरसाइज शुरू कर दें, फिर हमको शायद 70 में भी शायद ज़रूरत ना पड़े। सही है कि आप इट्स ऑल अबाउट कि हमने एक्सरसाइज शुरू कब की, अपने पे काम करना कब शुरू किया। ठीक है जी, ज़ुहैब बुखारी हमारे साथ मौजूद थे और आज हमने बात की है कि अगर हम लोग बहुत बिज़ी होते हैं, आप लोग बहुत बिज़ी होते हैं अपनी लाइफ में, तो उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालें, अपनी एक्टिव लाइफस्टाइल के लिए निकालें, अपनी एक्सरसाइज के लिए निकालें, ताकि आप सेहतमंद रह सकें। और उसके लिए आपको घर रहना पड़ेगा, आप नहीं बाहर जाना चाह रहे हैं तो घर पर भी रह के आप एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। तो ज़ुहैब थैंक यू सो मच कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। और आपने बुलाया, थैंक यू जी। यहाँ पर ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं क्रिएटिविटी के हवाले से। और आजकल आपको पता है कि हमारी जो ख़ातून खाना है ना, ख़वातीन है हमारे घर की, बहुत ही क्रिएटिव होती हैं। पहले तो घर को संवारती हैं, पूरी ज़िंदगी लगा देती हैं अपना घर बनाते हुए, उसको सजाते हुए, उसको डेकोरेट करते हुए। फिर आजकल आपको पता है कि सोशल मीडिया का दौर है, फिर सोशल मीडिया पर जो आपके स्किल्स होते हैं, जो छुपे हुए स्किल्स होते हैं, आप उनको भी सोशल मीडिया के ऊपर लेकर आते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, नए तरीके से उनको प्रमोट करते हैं अपने जो छुपे हुए स्किल्स हैं। तो आज एक ऐसी ही ख़ातून है जिनसे आपकी हमने मुलाकात करानी है, जो कि रेज़न आर्टिस्ट हैं, रेज़न वर्क करती हैं, क्रिएटिविटी उसके अंदर लेकर आती हैं। बहुत ही खूबसूरत काम भी हम आपको दिखाएंगे भी उनका, कि वो ख़ुद करती हैं, घर पर रहकर करती हैं। तो ये रेज़न आर्ट है क्या, किस तरह सीख सकते हैं, इसमें कितना पैसा लगता है, कितना एक्सपेंसिव है, ये तमाम तर चीज़ें हैं जो हमने आपको आज बतानी है। और आपकी मुलाकात करा लेते हैं
आमना मुगल हैं जो कि रेज़न आर्ट एक्सपर्ट हैं। तो आमना, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आमना, ये बताइए कि रेज़न आर्टिस्ट हैं आप, तो ये क्या आर्ट है ये रेज़न का? रेज़न आर्ट ये 2 केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम लोग मिक्स करके एक प्रोडक्ट करते हैं, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे फ्लावर्स हो गए, बीड्स हो गए, फॉयल वगैरह, या अपनी कोई पिक, कुछ भी आप उसके अंदर अपना प्रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है। और आपने ये कब से शुरू किया था? मुझे ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गए हैं। 3 इयर्स हो गए हैं। तो ये अभी शुरू किया था, सीखा था, या शुरू से ही माइंड में था, या इंटरेस्ट था इसके अंदर? आर्ट वाला तो मेरा वो शुरू से ही था, लेकिन फिर अंदर आके मैंने छोड़ दिया, फिर दोबारा से स्टार्ट किया क्योंकि फिर रेज़न का ट्रेंड ज़्यादा चल रहा था। अच्छा। फिर मैंने इसकी 1 दिन की वर्कशॉप ली, देन फिर स्टार्ट किया, फिर उसको और मज़ीद कोई ना कोई टेक्निक्स आती रहती हैं, आपको पता है, फिर हमें अपना कोई ना कोई नए काम के लिए सीखना पड़ता है। फिर इसी तरह 1-2 वर्कशॉप्स और ली। अच्छा। तो ऑनलाइन और इस तरह एग्जीबिशंस में मैं काम कर रही हूँ। ओके, तो अभी आप ये कह सकते हैं कि आप पूरी प्रो हो चुकी हैं, सारी चीज़ें आप बना लेती हैं खुद ही रेज़न से? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ठीक है। तो ये होम बेस्ड काम कर रही हैं आप? हाँ, होम बेस्ड काम कर रही हूँ, और इंशाल्लाह है मेरी कोशिश के मार्केट में इसको मैं लेके आऊँ। ठीक है। तो ये कितना दिखाएंगे भी अभी हम आपको, साथ साथ जो प्रोडक्ट बनाए हैं, जो पीसीज आमना ने बनाए हैं आपको। लेकिन ये अगर देखा जाए तो कितना एक्सपेंसिव है ये आर्ट, कितना लोग इसको अफोर्ड कर लेते हैं? नहीं, है तो थोड़ा एक्सपेंसिव है। तो ये अगर आप छोटी प्रोडक्ट्स पे रहते हो फिर तो आपको वो थोड़े बजट में काम होता रहता है, और जब आप बड़ी प्रोडक्ट्स पे आते हैं फिर तो आपका बजट ऑलमोस्ट, आपको पता है कि वो फिर एक्सपेंड करता रहता है, और फिर उसमें इन्वेस्ट तो होता है। अच्छा, मतलब कितना इस पे एक्सपेंसेस आ जाते हैं? इसकी चीज़, कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्सपेंसिव है? रेज़न ही इसका इटसेल्फ जो है ना, वही बहुत कॉस्टली होता है। वही कॉस्टली होता है। ओके, तो वो यहाँ से पाकिस्तान से मिल जाता है? पाकिस्तान से मिल जाता है। अच्छा, अवेलेबल है? 1-2 हाँ जी वेंडर्स हैं जिनका बहुत अच्छा है, उनसे हम लोग ये फिर लेते हैं और फिर वैसी पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और ये एक, मतलब अगर एक प्रोडक्ट आपने बनाना हो तो कितना टाइम लग जाता है आपको? 3 और 4 डेज तो लग जाते हैं, तो क्योंकि इसको क्योर होने में ऑलमोस्ट 24 आवर लगते हैं, और जब हमने उसके लेयर टू लेयर काम करना होता है फिर उसी तरह डे बाय डे चलता रहता है, और हमारे वो दिन ज़्यादा बढ़ते रहते हैं। ठीक है, मतलब लेयरिंग हो रही होती है चीज़ों की उसके ऊपर। तो अभी हम आपको बताएंगे भी, दिखाएंगे भी, साथ ही साथ उनका और कुछ जो हल्का फुल्का करके भी दिखाएंगी आप ना हमारे देखने वालों को, ऑडियंस को, कि ये रेज़न आर्ट है क्या, किस तरह होता है। तो आइए हम काउंटर पे चलते हैं, और वहाँ पे आप साथ साथ अपना जो आर्ट पीस है वो भी हमें दिखाइए, और हमारे देखने वालों को और साथ जो करना है करने वाला हम वो भी कर लेते हैं। आ जाइए। ठीक है। सबसे पहले तो इसका हमें कोई अपना जो प्रोडक्ट है ना, एक पहले वो दिखाएं हमारे देखने वालों को रेज़न का। अब ये रेज़न का एक ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा, ये ज्वेलरी बॉक्स है। ठीक है। ये ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर आपने रेज़न आर्ट किया हुआ है? ज्वेलरी बॉक्स के ऊपर। ठीक है। ओके, मतलब ये जो इसके ऊपर जो हमें शाइनिंग सी लग रही है, और इसके ऊपर ये जो फ्लावर्स हैं और ये बटरफ्लाइज हैं, ये रेज़न आर्ट के अंदर आ जाती है। हाँ जी, ये हम लोग प्रिजर्व कर लेते हैं ना, कुछ भी आप इसके अंदर प्रिजर्व करवा सकते हैं। ठीक है। वैसे सोशल मीडिया पे बड़ी चीज़ें, बड़ी वीडियोस आ रही होती हैं, जैसे जी कुछ, जैसे आपकी मेमोरीज हैं, पिक्चर्स हैं, वो ख़राब हो गई हैं तो आप उनको रेज़न आर्ट के अंदर कर लेते हो। इसमें ये हमें एडवांटेज है कि हम अपनी कोई चीज़ को ज़ाया नहीं कर सकते। बहुत से लोग हैं जी, उनके मेमोरीज होती है ना, दुल्हनों को मिली भी होती हैं, फ्लावर्स मिलते हैं, जैसे उनको उन्होंने वो रखे हुए होते हैं, वो भी भेज देते हैं कि जी आप इनको जो है ना वो या तो ट्रे की शक्ल में बना दें या कोई फ्रेम की शक्ल की बना दें। तो ये डिफरेंट चीज़ें ना आप उनको बनवा सकते हैं ऑनलाइन। इसके अलावा ये वॉल हैंगिंग है। अच्छा, ये वॉल हैंगिंग है। ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर पहले आपने क्या क्या लगाया है, थोड़ा सा ये भी बता दें। ओके, पहले नीचे हम लोगों ने इसकी बेस लगाई। ठीक है। बेस लगाने के बाद इस पर भी टेक्सचर आर्ट किया। टेक्सचर आर्ट करने के बाद फिर इस पर हमने ये स्टोन्स लगाए। स्टोन्स लगा के और फिर हमने इस पे रेज़न का कोट कर दिया, जिससे ये सब कुछ प्रिजर्व हो गया। ओके, उसके बाद ये सारा प्रिजर्व हो गया है। ओके, ठीक है, ये मजबूत हो गया है और ज़्यादा।
सही है। अच्छा, ये भी हम आपके सामने जो पड़ी हुई हैं खूबसूरत सी ट्रेज भी आप कह सकते हैं इनको, हाँ जी, डेकोरेशन पीसेस भी कह सकते हैं आप इनको, कि ये देखिए खूबसूरत से ये टोटली रेजन है, ये भी वाला भी है, ये सारा भी है जी। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत सा आप इसको एज अ डेकोरेशन पीस रख सकते हैं, एज अ ट्रे भी यूज़ कर सकते हैं इसको, बहुत ही प्यारा है। और कलर कॉम्बिनेशन, अच्छा कलर्स ये खुद बनाने पड़ते हैं आपको? सम टाइम बनाते भी हैं, जब नहीं होता फिर 2 कलर्स को मिक्स करके, और बाकी तो फिर जो सिंपल हो तो वो हमें इजीली अवेलेबल। अच्छा, अब जैसे ये वाला पिंकिश कलर इसके अंदर आ रहा है, तो ये कलर ऐड ऑन किया जाता है इसके अंदर? नहीं, ये एक ही कलर था। अच्छा ठीक है, और जैसे वो ब्लू वाला कलर है, वो ब्लू वाला ये एक कलर इस तरह सिंपल मिल भी जाता है, जब हम लोगों ने जरा सा इसको डार्क टोन करनी होती है, फिर उसके हिसाब से फिर कलर क्या रेजन्स मिल जाते हैं? नहीं, कलर को ही मिक्स करते हैं। रेजन हमें बिल्कुल वो ट्रांसपेरेंट फॉर्म में मिलती है। ठीक है, चलिए साथ साथ फिर आप बनाएं भी। जो आपने कंप्लीट करना है, क्या कंप्लीट करना है वैसे आपने? ये भी एक डेकोरेशन पीस ही है। अच्छा। जिसे हम कंप्लीट करेंगे। इसकी हमने एक सिंगल कोट कर ली है। ओके, सिंगल कोट कर ली है। तो बाकी फिर इसके ऊपर जो फ्लावर्स और स्टिकर्स रखने हैं वो हम लोग इसपे लगाते हैं। ठीक है। अच्छा, ये मोल्ड के अंदर बनाया जाता है? ये मोल्ड के अंदर बनाए जाते हैं। ये मोल्ड के अंदर अभी इन्होंने हाफ डन किया है इसको, ये मोल्ड है और इसके अंदर बन रहा है, इसके ऊपर एक और लेयर आएगी। हाँ जी, एक और लेयर और फिर ये इसको ड्राई होने के लिए रख देंगे और फिर ये आपका ट्रे बन जाएगा। ओके, चलें साथ साथ फिर आप करें भी और साथ साथ हम बातें भी करते हैं कि जी अगर जो न्यू कमर्स हैं, जो देखने वाले हैं आपको, अगर उन्होंने ये चीज़ करनी है तो वो कैसे सीख सकते हैं, कहाँ से सीख सकते हैं? नहीं, मैं ऑनलाइन क्लास भी देनी स्टार्ट करनी है मैंने, या फिज़िकली भी, जिस तरह वो चाहें तो वो सीख सकते हैं। ठीक है, चलें साथ साथ स्टार्ट करें हम। हाँ, अब मेरा साथ साथ जो है ना आपको बताएंगे भी। तो ये जो बच्चियां हैं ख़ासतौर पर उनके लिए कितना ये अच्छा एक आर्ट है ना, घर में भी बिल्कुल अच्छा आर्ट है, आराम से कर सकती हैं, बाहर नहीं आपको जाना चाहिए। बिल्कुल ऐसी बात ही है। इसमें आप घर बैठे सकते हैं, उसके अंदर साथ आप डिफरेंट चीज़ें ऐड कर सकती हैं, टेक्सचर के साथ भी, और डिकोपाच आजकल बहुत ही इनोवेटिव है। अच्छा। उसके साथ भी कि आप तीनों को मिक्स करके एक नई प्रोडक्ट रेडी कर सकते हो। या हाली प्योर आपने रेजन का करना है वो भी कर सकते हैं। अच्छा। इसमें यह है कि लिमिट्स फिर ख़त्म नहीं होती हैं, आपको पता है आर्ट्स की, कुछ ना कुछ ऐड करते जाएं और आपकी प्रोडक्ट्स एक नई से नई बनती चली जाती हैं। ठीक है, तो ये लोग ज़्यादा क्या डिमांड करते हैं किस चीज़ की कि ये हमें बना के दें? ज़्यादा तो प्लेट्स का ऑर्डर रहता है। प्लेट्स का? प्लेट्स जिसमें आपके वेडिंग कार्ड्स की तरह, या आपकी कोई निकाह प्लेट आ गई, एंगेजमेंट प्लेट आ गई, वो इस तरह की डिमांड ज़्यादा लोगों की होती है। सही है, मतलब जैसे दूध पिलाई के लिए भी लोग ले लेते हैं, प्लेट बनवा लेते हैं। ओके, निकाह के लिए भी वो प्लेट बना लेते हैं। ओके, वेरी गुड। ये भी सारी चीज़ें, तो किसी भी तरह का काम आप कर लेती हैं रेजन से? आप मतलब थोड़ा सा बताइए हमारे देखने वालों को। एक तो चलें ये बना रही है ना आप, प्लेट्स बना रही हैं, कर रही हैं, इसके अलावा और क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं? टेबल्स, वॉल हैंगिंग, वॉल क्लॉक्स। अच्छा, ये भी मेरे टेबल है भी उन्होंने अच्छा, जो है ना वो टेबल और वॉल हैंगिंग और वो सारी वॉल हैंगिंग भी पड़ी हुई है कि आप उसके साथ भी, तो इसके लिए जो इसके नीचे अब जैसे ये है, ये इसके नीचे वुडन बेस है, MDF या वुड, जिस तरह वो कस्टमर की डिमांड होती है कि हमें सॉलिड वुड चाहिए या MDF चाहिए, तो फिर उसी हिसाब से हम लोग अपने वेंडर से कटिंग करवा के तो फिर हम लोग इनकी प्रोडक्ट्स रेडी करते हैं। अच्छा, अब ये अभी इनकम्प्लीट है, इसके ऊपर आपने अभी नहीं, ये कंप्लीट है, ये जस्ट वो है डिकोपाच में मैंने किया हुआ है और साथ टेक्सचर में। ओके, अच्छा, ये वाला भी आप आर्ट करती हैं? ये भी करती हूँ। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? इसमें कलर्स हैं, टेक्सचर है, और एक राइस पेपर आता है, वो हम लोग इसके साथ यूज़ करते हैं। डिकोपाच आता है, उसको यूज़ करते हैं इसके साथ, और कलर्स के साथ इसको अटैच करके। ठीक है, तो ये आपका इसके साथ इसके ऊपर रेजन आर्ट नहीं होता है। ठीक है, और ये भी नहीं कर भी लेते हैं। अच्छा, इसके ऊपर किया भी जा सकता है, लेकिन सम टाइम नहीं करते कि एक ही तरह की चीज़ पूरे घर में ना हो, डिफरेंट डिफरेंट। ये वाला बॉक्स जो है, ये भी ज्वेलरी बॉक्स है। अच्छा। इस पे मैंने वुडन इफेक्ट किया हुआ है। अच्छा। कि प्लेन वुड की जो सरफेस आती है उस तरह इसको मैंने ग्रीन टोन में किया, और साथ ही इसके ऊपर मोटिव लगा के। ठीक है, और ये सारा खुद बनाया आपने? हाँ जी, मैंने खुद बनाया। खुद कर लेती हैं? टाइम मिल जाता है घर से? घर के कामों से टाइम मिल जाता है अपने इंटरेस्ट को, अपनी स्किल्स को जो है पॉलिश करने के? फिर ऐसा काम हम लोग ना रात को ज़्यादा करते हैं, उस टाइम कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता। अच्छा, ठीक है,
तो लोग घर वाले तो नहीं कहते हैं कि तुमने क्या नया शौक पाल लिया है, घर को टाइम दो, बच्चों को टाइम दो? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है। अच्छा, एक्चुअली मैं सिंगल हूँ ना, फिर मेरा काम चलता रहता है। अच्छा, तो सपोर्ट करते हैं घर वाले? हाँ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले, दैट्स गुड, रियली गुड। तो सोशल मीडिया पे कितना अप्रिशिएट किया जाता है और ये इसकी मांग है आजकल? वैसे लोग इंटरेस्ट शो करते हैं? हाँ जी, इंटरेस्ट शो करते हैं जिन्हें इसका पता है। अच्छा, करते बाकी भी हैं, लेकिन ये फिर इसकी प्राइजेस थोड़ी हाई होती हैं, जिसकी वजह से लोग थोड़ा डर भी जाते हैं। क्योंकि अब देखें, अब इतना कुछ करने के बाद प्राइजेस, और फिर कस्टमाइज चीज़, आपको पता है आर्ट और वैसे ही एक महंगी चीज़ है, और कस्टमाइज करवाएंगे तो उसके फिर चार्जेस तो अलग होते हैं। अच्छा। जब हमने कस्टमर के मुताबिक काम करना है तो फिर उसके रेट्स डिफरेंट होते हैं, चार्जेस अलग होंगे। ठीक है, मतलब अगर फॉर एग्जांपल ये जो एक आपने ट्रे बनाया है, इसकी रेंज क्या आ जाती है? कितने से कितने तक की रेंज है एक? 2000 से 2500। अच्छा, 2000 से स्टार्ट होता है ये रेंज, इसकी 2000 से स्टार्ट होती है, क्योंकि इसमें बड़ी मेहनत है। ऑब्वियसली आपने पूरी एक टेक्निक से काम करना होता है, आपने रेजन का इस्तेमाल करना है। लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा वॉल हैंगिंग है ये भी। अच्छा, कार हैंगिंग है ये, अब आप अपनी कार में लगा सकते हैं। ये देखें जी, बहुत ही खूबसूरत है। इसके ऊपर आप कोई आयत लिखवा सकते हैं, कोई दुआ लिखवा सकते हैं, कोई अपना नाम लिखवा सकते हैं, जो भी चाहें आप इसके ऊपर लिखवा सकते हैं। अब जैसे इसके ऊपर ट्रैवल की दुआ लिखी हुई है, और बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, रेड एंड वाइट का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो इन्होंने किया हुआ है। तो ये, अच्छा, ये रेज़न है? हाँ जी, ये रेज़न है। ठीक है, और ये वो ड्राइड फूल है? यस। ठीक है, फाइनल लेयरिंग आपने करनी थी वो आपने कर ली है। इसके अलावा और इसमें क्या क्या ऐड ऑन करना है जो हमने रेज़न बनाया था? अब हम इस पे फ्लावर्स लगाएंगे। ठीक है, फ्लावर्स लगाने के बाद ये ड्राई होगा, देन इसकी फिर हम फाइनल कोट करेंगे इस पे। अच्छा ठीक है, अभी फाइनल कोट नहीं हुआ है? हाँ नहीं, अभी फाइनल कोट नहीं हुआ। अभी ये सेकंड लेयर थी जो हमने लगाई है रेज़न की, कि वो जो उसकी लेयर करके अब उसके ऊपर जो है ना वो फ्लावर्स लगाए जा रहे हैं। ठीक है, आप अपनी इंटरेस्ट के मुताबिक कुछ भी लगवा सकते हैं। बहुत से लोग पर्ल्स लगवा रहे होते हैं, फ्लावर्स लगवा रहे होते हैं, अपनी मर्ज़ी, अपना इंटरेस्ट है, आप अपने डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आप जो है वो लगवा सकते हैं। और ये फिर फुली ड्राई होगा, उसके बाद जो थर्ड लेयरिंग आएगी इसकी? जी, फिर इसकी थर्ड लेयरिंग आएगी। ठीक है, फाइनल जो इसका एक प्रोडक्ट होगा वो निकलेगा जब ये फुली ड्राई हो जाएगा। उसके बाद इसको फाइनल लेयर इसके ऊपर रेज़न की ही की जाएगी। ठीक है जी, वेरी नाइस। साथ ही साथ जो है ना वो आमना बना भी रही है। अच्छा, फोकस फुल आपको चाहिए कि आपने ये ड्राई होने से पहले आपने इसके अंदर जो भी डिकोर की चीज़ें लगानी है, जो भी करनी है वो आपने इसमें असेंबल करनी है। ठीक है, अब क्या है? अब ये पर्ल्स हैं जो हम इनके साथ लगाएंगे। ठीक है, अब पर्ल्स जो है ना वो उसके साथ लगाए जा रहे हैं। ओके, और ये इसी तरह स्मूथ टेक्सचर होगा जिस तरह ये हमें नज़र आ रहे हैं? हाँ, ऊपर से ऐसे बिल्कुल ही स्मूथ टेक्सचर होगा। ओके, फिर इनकी थोड़ी ग्राइंडिंग भी करनी पड़ जाती है, जिनके एजेस थोड़े बाहर रह जाते हैं, फिर ग्राइंडिंग करने के बाद दोबारा फिर इन पे टॉप कोट होता है। ओके, मतलब काफ़ी जो है ना वो मुश्किल काम है। हाँ, ये नहीं आप कह सकते कि बस रेज़न है तो पोर किया और काम हो गया, ऐसा नहीं है। मतलब वो बस हमें सोशल मीडिया पे नज़र आता है कि हमने पोर किया, बेसिकली ये जस्ट पोरिंग नहीं है। मतलब ये इसकी भी पूरी टेक्निक है कि आपने उसको किस तरह उसकी लेयरिंग करनी है, किस तरह उसके अंदर चीज़ें जो है ना वो ऐड ऑन करनी है, और बाद में फिर और इसमें हमें हर चीज़ की टाइमिंग का हिसाब रखना पड़ता है। अच्छा, टाइमिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, और ऐसा हुआ है कि कभी आप कोई किसी का बना रही हैं, क्लाइंट का काम कर रही हैं और रेज़न ख़राब हो गई हो या डिज़ाइन ख़राब हो गया और अब आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं? नहीं, एक्चुअली जब रेज़न का टेम्परेचर ज़्यादा हाई हो जाए हमारा रेज़न ही वेस्ट हो जाता है। अच्छा, रेज़न वेस्ट हो जाता है। हाँ, तब
बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि ये वाला लॉस बहुत ज़्यादा हो गया। Okay. बाकी तो फिर अच्छा, लोग कहते नहीं हैं कि ये बहुत एक्सपेंसिव है? कहते हैं, लेकिन जिसने अपने शौक के लिए काम है कुछ हाँ। बनवाना होता है फिर उन्हें नहीं तो उन्हें फिर लगता। एक्सपेंसिव नहीं लगता है ऑब्वियसली। तो ये रेज़न महंगी है? रेज़न जो है वो इटसेल्फ एक्चुअली महंगी है, हर कॉस्टली चीज़ है? इसकी कॉस्टली, लेकिन रेज़न ज़्यादा कॉस्टली आता अच्छा। है तो बाकी तो फिर काम चल जाता है। ठीक है, ओके। इसके अंदर जो पर्ल्स भी हैं वो भी आमना ने लगा दिए हैं, जो फ्लावर्स हैं वो भी आमना ने लगा दिए हैं। अब इसके बाद जो है ना वो फाइनल कोटिंग होगी जब ये ड्राई हो जाएगा। ठीक है, और फाइनल कोटिंग के बाद जिस तरह हमने आपको पहले वाला वो पिंक वाला भी दिखाया था, ब्लू वाला भी दिखाया था, और वो उसकी तरह हो जाएगा। ठीक है, जैसे ये देखिए नहीं मैंने बनाए हुए, अच्छा मैंने ये दिखाने ऑलरेडी के मोल्ड लिए के अंदर है। ठीक है, ये मैंने ऑडियंस को दिखाने के लिए लेके आई थी, मैं भी काम कर रही थी इस पे। अच्छा। अब देखिए इसी तरह ना फिर इस पे डीमोल्ड कर लेते हैं। हाँ। डीमोल्ड करने के बाद फिर इनके जो एजेस देखिए अभी शार्प हैं, फिर इन्हें हमें नीट करना होता है। उसके बाद फिर इनके एजेस पे हमने गोल्डन कलर या सिल्वर जिस तरह अच्छा। कस्टमर की डिमांड हो ठीक कि है। हमें इस कलर में चाहिए, फिर वो करनी है। फिर इसके अंदर हमने स्ट्रिंग लगानी है और बीड्स और ये वो, तभी ना हमारा काम बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और हमें टाइम देना पड़ता है। ठीक है, मतलब ये इनका मोल्ड है और इसके अंदर से उन्होंने वो जो है ना ये उसको हैंगिंग demold जो है किया ना वो इन्होंने डीमोल्ड की है कि इस तरह का मोल्ड होता है और अंदर से इस तरह ये हार्ड हो जाता है जब। तो मतलब ये कब आपने इसको मोल्ड के अंदर डाला था? ये मैंने परसों डाला था। अच्छा, तो इसको 2 दिन लगते हैं इसको ड्राई होते अच्छा, हुए? ड्राई होने पे 2 दिन लगते हैं क्योंकि आजकल ओके। ह्यूमिडिटी है, आपको पता है, फिर वो टेम्परेचर का टेम्परेचर का भी हिसाब इसमें भी। रखना पड़ता है। सही है जी। ये सारी चीज़ें हैं वो। अब इसको ड्राई होने में कितना टाइम लगेगा जो अभी हमने बनाया है? इसे ड्राई होने पे ऑलमोस्ट 12 आवर्स सही वाले जो लगेंगे अच्छा। वो। फिर इसके ऊपर हम लोग इसका स्टिकर ऐड करेंगे, स्टिकर ऐड करके देन फिर इस पे फाइनल कोट और वो फिर ड्राई होगा हमारा। ठीक है, मतलब आप एक जो प्रोडक्ट बनाते हो उसके लिए आपको 12 टू 20 आवर्स या 24 आवर्स आपको लग जाते हैं उसको ड्राई करते हुए अच्छे तरीके से। अगर वो ड्राई नहीं होगा तो वो जो है ना वो कह लें कि प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं रहेगा। अच्छा नहीं रहेगा, डी शेप होना शुरू हो जाता है। डी शेप हो जाएगा, मोल्ड से बाहर नहीं आएगा या उसकी जो सही तरह जो आपने शेप दी होगी वो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें थी। रेज़न आर्ट है क्या, किस तरह बनाया जाता है, कितना महंगा कितना कॉस्टली है ये आर्ट, इसके ऊपर हमने बात की थी। आमना हमारे साथ मौजूद है। आमना, थैंक यू सो मच कि आप आई और ये हमें जो है इंट्रोड्यूस कराया आपने रेज़न आर्ट से। तो आप लोग भी अगर कुछ बनवाना चाहते हैं, कस्टमाइज़ बनाना चाहते हैं तो आप आमना से रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, कुछ सेहत के हवाले से बात कर लेते हैं। और बरतानिया में पहली मरतबा पीडियाट्रिक कंसल्टेंट पाकिस्तानी डॉक्टर शेर बहादुर अंजुम ने थैलेसीमिया में मुब्तला 2 बांग्लादेशी जो बच्चे हैं उनको जीन्स थेरेपी के ज़रिए कामयाब इलाज करके एक तारीख रकम कर दी है, जिसके बाद थैलेसीमिया में मुब्तला रहने वाले जो बच्चे हैं अब मामूल की ज़िंदगी गुजार सकते हैं। थैलेसीमिया से निजात हासिल करने वाले बच्चों को अब नया खून लगवाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दुनिया में तकरीबन 7% आबादी थैलेसीमिक है और थैलेसीमिया एक ऐसी हालत है जिसमें मुब्तला अफराद में आयरन और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस बीमारी का शिकार अफराद में खून की शदीद कमी पाई जाती है। और दुनिया भर में, जिस तरह मैं आपको बताई थी, कि तकरीबन 7% आबादी है जो कि थैलेसीमिया का शिकार है। तो डॉक्टर शेर बहादुर के किए गए इस कामयाब इलाज के बाद अब पाकिस्तान में मौजूद जो थैलेसीमिया में मुब्तला हज़ारों अफराद हैं उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो मज़ीद इस हवाले से, इस कामयाब तजुर्बे के हवाले से डॉक्टर साहब ने ही आज हमें ज्वाइन किया है। ऑनलाइन है इस वक्त क्योंकि वो लंदन में है, तो उन्होंने हमें वहाँ से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, ये इतना अच्छा जो आपने एक तजुर्बा किया है, आप कह लें, या आपने तरीका इलाज निकाला है ख़ास तौर पर थैलेसीमिक बच्चों के लिए, कि इतने हज़ारों लोग हैं अगर पाकिस्तान में बात कर ली जाए जो कि थैलेसीमिया का शिकार हैं बच्चे,
और वो होप कहीं ना कहीं, जीने की होप, ज़िंदगी की होप कहीं ना कहीं छोड़ देते हैं कि शायद हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ, जो एक नॉर्मल बंदा ज़िंदगी गुजार रहा है उसकी तरफ जा पाएंगे कि नहीं जा पाए, लेकिन आप उनके लिए एक होप बनकर आए हैं। तो हैट्स ऑफ टू यू, आपको उसके लिए हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि जो आपने किया है तरीका इलाज, ये जो जीन्स थेरेपी है, जीन थेरेपी है, ये है क्या, किस तरह ये ट्रीटमेंट काम आएगा? थैंक यू। जीन थेरेपी बेसिकली ये है ना कि हमारे जिस्म में जो हमारे जिस्म के बहुत सारे एज़ा बनते हैं, जैसे हमारी आँख का कलर है, इसमें एक कंप्यूटर कोडिंग की तरह एक जीन होती है, वो डिसाइड करती है कि हमारा जिस्म कैसे काम करेगा, किस तरह ये होगा फ्यूचर में। तो जो वो हमारे जिस्म में कोई 25,000 जीन्स हैं, उसमें से कोई 200 जीन्स ऐसी हैं वो फॉल्टी हैं, वो नाकिस से डिफेक्टिव हैं। इसकी वजह से कोई 200 के करीब बीमारियां हमें हो जाती हैं। तो उसमें से 200 में से भी जो 20 बीमारियां हैं, उनकी जो जीन्स है वो एक्सटेंसिवली उसके ऊपर रिसर्च हो चुका है और उसको हम इलाज के लिए यूज करते हैं। तो थैलेसीमिया उनमें से एक है कि थैलेसीमिया की जो जीन है वो डिफेक्टिव हो जाती है, उसकी वजह से जो हीमोग्लोबिन है, जो ऑक्सीजन लेके जाता है बॉडी में, वो काम नहीं करती है। तो जो जीन थेरेपी वो ये है कि हम जो सेहतमंद जीन है वो जिस्म में डाल देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी वजह से जीन काम करती है, हीमोग्लोबिन, नॉर्मल हीमोग्लोबिन बनता है और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन चला जाता है। तो इसका कंप्लीट क्योर है और उसके बाद बच्चे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। ओके। और ये जो 2 बांग्लादेशी बच्चों के ऊपर ये जो जीन्स थेरेपी की गई है आपकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से वहाँ पर, और ये कितना कामयाब जो है ठहरा है एक्सपेरिमेंट? और क्या ये जो 2 बच्चे हैं, अब इनको सारी ज़िंदगी खून नहीं लगवाना पड़ेगा? बिकॉज रिपोर्ट्स ये कहती हैं, हमारे पास जो डेटा आता है वो ये कहता है कि वीकली बच्चों को जो है ना एग्जामिन के लिए जाना पड़ता है, या उनको वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे उनको खून लगवाना पड़ता है। तो अब क्या उनको खून नहीं सारी ज़िंदगी लगवाना पड़ेगा इस ट्रीटमेंट के बाद? डेफिनेटली 100%। मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन करता हूँ। जीन थेरेपी पहले इन शॉर्ट आंसर ये है कि कंप्लीट क्योर है, फॉर लाइफ है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि ये जो 2 थैलेसीमिया के बच्चे थे, ये मेरे पास काफ़ी अरसे से मेरे मरीज थे। ये हर 3 से 4 हफ्ते में हॉस्पिटल आते थे, इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे। उसमें मंडे को ये आते थे, ब्लड टेस्ट करके दोबारा चले जाते थे, फिर वेडनेसडे को आके इनको ब्लड ट्रांसफ्यूज करते थे। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ना, तकरीबन 1 साल तक दिमाग का कुछ हिस्सा है जो कि हार्मोन्स बनाता है, जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करता है, उसको भी डैमेज करता है। तो उन बच्चों को फिर 12 महीने के बाद एक चिलेटिंग एजेंट कहते हैं, एक मेडिसिन होती है, पूरी रात उनके जिस्म में लगी रहती है स्किन के नीचे। तो ये बच्चे सो भी नहीं सकते। आप अंदाजा करें कि ये तो एक डिफिकल्ट था। और ये जो बच्चे हैं, ये स्कूल मिस करते थे, ये बच्चे अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते थे। और हमने जब इसकी जीन थेरेपी की तो उसके बाद ये जो बच्चे हैं अभी, मैं ये दोनों पेशेंट की बात कर रहा हूँ। एक वो उन दोनों को तकरीबन 12 महीने से ज़्यादा हो गए, कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ी उनको। वो हॉस्पिटल शुरू में तो आते थे, अभी मैं 6 महीने के बाद सिर्फ टेलीफोनिक कंसल्टेशन करता हूँ। और अगर आप उनसे पूछें, हम हिस्ट्री लेकर पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि जो जैसे थैलेसीमिया में जीन थेरेपी से पहले जो है ना, उनकी ग्रोथ सही नहीं होती थी, उनकी हाइट सही नहीं होती थी, उनका जिगर बड़ा हो जाता था, उनका स्प्लीन बड़ा होता था, और उनके जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी बड़े, स्कल, ये सारी चीज़ें बड़ी हो जाती थी जो फेस की। अभी जो है ना, दोनों बच्चे बिल्कुल नॉर्मल हो गए हैं। बल्कि मैं हर एक को कहता हूँ कि मेरी अपॉइंटमेंट से पहले 3 दिन पहले उसके बाप ने फ़ोन किया, कहता है कि मेरा बेटा कह रहा है कि मेरी डॉक्टर साहब के साथ कल अपॉइंटमेंट है, आप डॉक्टर अंजुम को बता दें कि मेरा वजन भी अब बढ़ गया है और मेरी जो हाइट है बाबा से क्रॉस कर चुकी है। ये कहा उससे। जब वो मेरे पास आया तो मैंने पूछा रूटीन में जनरली कैसे फील करते हो? कहता एब्सोल्युटली नॉर्मल। कहता है कि ये उसके अल्फाज है, कहता है कि मैं बाकी बच्चों की तरह फील करता हूँ, बाकी बच्चों की तरह पीए में हिस्सा लेता हूँ, बाकी बच्चों की तरह मैं स्पोर्ट्स करता हूँ, मैं जो चाहता करता हूँ उन बच्चों की तरह। तो वो उसके अल्फाज थे उसके बाप के। कहता है कि ये जो इसका जो आपको अल्लाह देगा। कहता है कि हमारी लाइफ में इतनी स्ट्रेस थी,
इतनी फाइनेंशियल इश्यूज थे वो कहते सब बेशक ठीक हो ऐसे ही गया है डॉक्टर साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। एक बच्चा घर में सफ़र कर रहा होता है या एक कोई शख्स फैमिली मेंबर का सफ़र कर रहा होता है तो उसके साथ पूरी फैमिली जो है वो परेशान होती है, वो मुसीबत में होती है। तो मुझे ये बताइएगा, जिस तरह हमें पता है कि ये जो थैलेसीमिया होता है ये इनहेरिटेंट होता है कि आपको जीन्स में मिलता है ये बीमारी, तो यूजुअली हमारे यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जो चीज़ आपको डीएनए में या जीन्स में मिली हुई है, जो बीमारी आपको जीन्स में मिली है उसका क्योर नहीं है, उसका वो रिवर्सेबल नहीं हो सकती है, उसको सिर्फ मैनेज किया जा सकता है ज़िंदगी भर। लेकिन आप कह रहे हैं कि ये 100% क्योर है और इसको रिवर्स किया जा सकता है। शॉर्ट आंसर यस। इसमें जैसे आपने देखा भी ना कि अभी चूंकि ये जो मेरे 2 मरीज हैं, ये पूरे यहाँ पे पहले 2 मरीज हैं। ओके। अभी तक तो यही है, लेकिन ये रिसर्च भी यही कह रही है और हमें लगा भी अभी तक कि ये इनको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। और आपने एक क्वेश्चन किया था कैरियर और डीएनए की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा आपका हम सबका एक फर्ज है कि हम बता दें। पाकिस्तान में कोई 1 लाख के करीब थैलेसीमिया के पेशेंट हैं और ये जो थैलेसीमिया ये प्रिवेंटेबल है, इसको आप रोक सकते हैं। वो कैसे रोक सकते हैं कि जैसे आपने कहा ना कैरियर वो लोग होते हैं, वो इंडिविजुअल होते हैं जो सेहतमंद होते हैं, उनको थैलेसीमिया नहीं होता, लेकिन उनमें वो थैलेसीमिया ट्रांसफर कर देते हैं। तो अगर हम पाकिस्तान में ये करें कि जो भी हाई रिस्क फैमिलीज हैं जिनमें थैलेसीमिया है उनमें हम स्क्रीनिंग करें, सिंपल ब्लड टेस्ट है, या वो फैमिलीज जो कजन मैरिज करती हैं, कंसर्नस मैरिज करते हैं, शादियां करती हैं, उनकी स्क्रीनिंग करें, तो हम इस मौलिक बीमारी से निजात भी पा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये मतलब अभी देखिए आपने पूरा इसके ऊपर रिसर्च किया होगा, इसके ऊपर हर चीज़ एक्सपेरिमेंट किए होंगे, फिर आप जाके ये चीज़ बोल रहे हैं कि कज़न मैरिजेस के थ्रू ये चीज़ आगे बढ़ती जा रही है। यहाँ पर तो ये बिल्कुल नहीं माना जाता है, इसको बिल्कुल सिरे से ही जो है ना वो निगलेक्ट किया जाता है कि ये चीज़ हो भी सकती है कज़न मैरिजेस के थ्रू। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा। इसमें ये होता है कि ये जो जीन्स है ना, थैलेसीमिया के लिए 2 जीन्स का डिफेक्टिव होना जरूरी है। ठीक है। तो ये जो बच्चे होते हैं, एक जीन माँ से लेते हैं, एक बाप से लेते हैं। अगर वो दोनों कैरियर हों तो थैलेसीमिया के 25% चांसेस हैं। अगर वो दोनों में से एक कैरियर हो तो बच्चे को थैलेसीमिया होता भी नहीं है। तो ये 100% है, ये साइंटिफिक है और इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हमें पब्लिक अवेयरनेस की तरफ भी जाना होगा। लेकिन इसके बावजूद भी अगर वो कैरियर हैं, कजन मैरिज करना भी चाहते हैं, तो तब भी आईवीएफ का ऑप्शन है। आईवीएफ में हम क्या करते हैं, जो हमारे कोलीग्स हैं वो स्पर्म और एग को मिला के एक एम्ब्रियो बनाते हैं। फिर उनके पास ऑप्शन होता है, वो 5-6 एम्ब्रियो बना के जिसमें से जो हेल्दी एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट कर देते हैं। तो ये भी ऑप्शन है। लेकिन हमें इसमें पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि एक दफा थैलेसीमिया हो गया तो आपने देखा है कि पाकिस्तान में, मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान में जो मीडियम सर्वाइवल एज है थैलेसीमिया के बच्चों की वो 3.5 से 10 साल तक है, 3 से 10 साल तक की उम्र है। तो उसके बाद ये बच्चे फोर्थ हो जाते हैं। लेकिन यूके में 35 to 50 ईयर्स है। तो आप हमारे पाकिस्तान में भी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, जो चिलेटिंग एजेंट है, इसको भी सेफ करने की जरूरत है। हमें उस एरिया पे भी काम करना चाहे जब तक कि हम जीन थेरेपी पाकिस्तान में स्टार्ट नहीं करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि पंजाब गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट ने मुझसे कांटेक्ट किया है, आपके सेक्रेटरी हेल्थ हैं जो पंजाब के, वो मुझे कल भी उनका मैसेज आया, उन्होंने मुझे फोन भी किया था। तो इंशाल्लाह मरियम जिस तरह हर रोज एक नया प्रोजेक्ट लेके आती है, वो जीन थेरेपी भी साउथ एशिया में पहला सेंटर पंजाब में होगा। चलें जी, माशाल्लाह, ये तो आपने एक अच्छी न्यूज़ हमें दे दी है कि पंजाब में भी अब इसको इनिशिएट लिया जाएगा इस हवाले से कि जीन्स थेरेपी यहाँ पर भी इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूँगी कि ये कितनी एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है अगर जीन्स थेरेपी की बात की जाए डॉक्टर साहब? जीन थेरेपी काफ़ी एक्सपेंसिव है क्योंकि ये इनिशियल स्टेज में है। जब कुछ टाइम लगेगा, एक तो ये कमर्शलाइज हो जाएगी पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा एआई टेक्नोलॉजी भी अभी आ चुकी है, तो बहुत ये एक्सपेंसिव नहीं रहेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये किसकी वर्थ है? अगर आप, मैं यूके का बता रहा हूँ, पाकिस्तान के पास मेरे फिगर्स नहीं है। अगर आप यूके में जो एवरेज मीडियम सर्वाइवल एज है 35 साल और 50, लेट्स से 40 ईयर्स जिंदा रहता है, तो उसकी सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन में और चिलेटिंग एजेंट जो आयरन को कम करने के लिए जो इलाज जो खर्चा है, वो भी कोई अराउंड 1.5 to 2.6 मिलियन खर्चा है, कहते हैं, अराउंड 2 मिलियन एवरेज का है।
और ये जो जीन थेरेपी है वो अभी 1.5 मिलियन पर पेशेंट पाउंड में, यूके पाउंड में खर्चा आता है, लेकिन अगर इसको कमर्शलाइज तो इंशाल्लाह ये 0.5 से 1 मिलियन के करीब आएगी, हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कोई ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। और इससे भी इम्पोर्टेंट ये देखें कि आप जो बच्चों को जो लाइफ है, जो मिजरीज हैं और जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है बच्चों में, फैमिली में, सोसाइटी में, कंट्री में, उसको आप रिलीफ दे सकते हैं। अच्छा, इससे पहले जैसे आपने बताया कि थैलेसीमिया के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत कम होती है, तो आफ्टर दिस ट्रीटमेंट जीन्स थेरेपी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी उनकी? डेफिनेटली वो नॉर्मल मैं और आप की तरह होंगे ना। अब आप बेसिकली हम क्या करते हैं कि इसके जो बेसिक यूनिट है, जो इंस्ट्रक्शन बुक है हमारे जिस्म में, उसको तब्दील कर देते हैं। तो हमारे साथ डॉक्टर शेर बहादुर साहब मौजूद थे और पीडियाट्रिक कंसल्टेंट हैं, हेमेटोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने इन डिटेल में हमें थैलेसीमिया के हवाले से, जीन्स थेरेपी के हवाले से बताया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।